बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुँच गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से ख़ुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए। सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द हैं, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहाँ है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फ़ाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फ़ाइल गुम हो गई। उसके बाद कहाँ गई वो फ़ाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? को मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से ज़ख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाक़या आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस मुल्क में ख़त्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आज़ादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और करैक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूसे रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो,
यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है, पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना, एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहें कि कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, 650 कमेंट्स आए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है, वो कहें हाँ। और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पर तनकीद करना, तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले लगभग 600 लोगों में से, आधा फीसद बनता है। यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। और भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन हैं जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है? इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज हैं, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं। 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल बे साहब हैं, इनका ये कोई फेक अकाउंट है, 172 इनके फॉलोअर्स हैं और 2023 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। बस इन लोगों ने किया। और किसी साबिर भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है? ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज जब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं? ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं।
DGISPR के बाद बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुर्रम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुर्रम निशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुर्रम निशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं वो भी नकाब उतार कर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें, आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है, मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहाँ पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्राज़ होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता है ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहाँ जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने ख़राब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़, हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहाँ पे, ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अकल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज़ को देखने भी नहीं दे रहे थे, और वहाँ पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे, शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है, मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफ़ी देर तक ना वहाँ बैठा रहा, लेटा रहा, ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज़ निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज़ था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया, डबल पिंजरा है ना, और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की। तो हम ये सोच रहे थे किसी को शिकायत लगाएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो दौड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा है। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं, कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज़ कहता है, कोई उससे बदतमीज़ी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए लोगों की थी। और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है, वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं। एक धाड़ मारता है अंदर से, वो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो नादरीन, ये मैंने जो वाक़या देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, ज़रा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मज़े ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी।
जिस तरह इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे हैं ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी हैं, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं, और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। अब कल मंगल है, आज मंडे है, कल मंगल का दिन है, दोबारा इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है। पिछली मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे मुलाकात करवाने के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। अब टाउट्स धमकियां लगा रहे हैं पहले से ही कि मुलाकात नहीं होनी इमरान खान की, हम करवाने ही नहीं देंगे मुलाकात। और ऑब्वियस है, जिस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया, उसके बाद मुलाकात होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पेशावर का जलसा बड़ा कामयाब हुआ। अब इमरान खान साहब सबसे पहले तो पेशावर के जलसे का जिक्र करेंगे, और फिर वो जिक्र करेंगे आसिम मुनीर साहब को मिलने वाले इस्तिस्ना पे, और दोबारा जो उनकी तैनाती है इस मामले के ऊपर भी। लिहाजा कोशिश शायद की जाए कि इमरान खान साहब की बहनों को ना मिलने दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि कारकुन कितना दबाव बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। ये फैसल वाडा ने और बाकी लोगों ने जो टाउट्स हैं, इन्होंने दावा किया कि बहुत दूर यहाँ जेल से रोक दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा जेल की जानिब, और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कल मंगल वाले दिन क्या होता है। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हम तो ज़रूर जाएंगे, किसी सूरत हम नहीं रुकने के, हम पहुँचेंगे। और नाज़रीन, एक और चीज़, ये जो सुहेल अफरीदी का जलसा चल रहा था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, पेशावर में, सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग उसको देख रहे थे लाइव। एक अकाउंट पे 80,000 लोग उस जलसे को लाइव देख रहे थे। टिकटॉक पे अलग चल रहे थे, ट्विटर के ऊपर दीगर अकाउंट्स के ऊपर अलग चल रहे थे, फेसबुक के ऊपर लाइव अलग चल रहा था, यूट्यूब के ऊपर कई चैनल्स पे लाइव अलग चल रहा था। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 80,000 लोग देख रहे थे। अभी अशर बाजुआ साहब हैं या कुछ और दोस्त हैं, वो जब डाटा इकट्ठा करेंगे पता चलेगा कितने मिलियन लोग देख रहे थे, लेकिन 80,000 सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। अब आप अंदाज़ा करें कि DGISPR की जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट बुलाए गए थे, उसे चंद 100 लोग देख रहे थे, सिर्फ चंद 100 लोग। इतना बड़ा फ़र्क है। वो उन्होंने पूछा ना कि इमरान खान तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो कौन? ये हैसियत है कि वो जेल में बैठा है और सिर्फ उसके नाम के ऊपर एक जलसा हो रहा है, और उसके नाम के ऊपर जलसा हो रहा है, उसका एक जूनियर लीडर वहाँ पे वज़ीर आला के तौर पे खड़ा है, और सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग देख रहे हैं, और आपको सारे अकाउंटों पर मिलाकर 10,000 लोग नहीं देख पाए। सारे अकाउंटों पर मिलाकर चंद 100 चंद हज़ार लोग होंगे मैक्सिमम, सारे मिलाकर। तो आप कैसे पूछ सकते हैं उससे कि तुम्हारी हैसियत क्या है? वो रोज़ाना अपनी हैसियत साबित करता है। दो सहाफ़ी हैं नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब और जमील फ़ारूकी साहब, और एक पॉलिटिकल फिगर है सेमाबिया ताहिर साहिबा। इनके ऊपर नाज़रीन सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने पर अलग-अलग मुकदमात में इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। अहमद नूरानी साहब तो चले पाकिस्तान में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जिस मुल्क में वो हैं वहाँ चले जाएं और जाकर उस खबर की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे मुकदमा करें, आपको पता चल जाएगा। अगर उनके पास सबूत है तो वो वहाँ पे देंगे, वहाँ जाकर केस करें ना, जहाँ पे वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कैसे केस कर सकते हैं? दूसरा, जो सेमाबिया ताहिर साहिबा हैं वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो जमील फ़ारूकी साहब हैं वो भी पाकिस्तान में हैं। उनको बारों बार ही इश्तिहारी कर दी है, भाई उन्हें नोटिस करें, उन्हें बुलवाएं, वो अदालत में आकर खड़े होकर जवाब देंगे। उन्हें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। इस किस्म की पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी और फ्रॉड हो रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब 97 ईयर्स के हैं, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फ़ौज के बारे में एक पैगाम जारी किया था। अब कर्नल रिटायर्ड सुहेल अनवर साहब हैं, इन्होंने भी एक अपील की है और फील्ड मार्शल से की है कि जनाब बस कर दें, अब आप अपने आप को फ़ौज से अलग कर दें। इससे बहुत ज़्यादा मुतनाज़ आप हो गए हैं सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से, और इसकी वजह से फ़ौज का नुकसान हो रहा है। तो अब जो है वो अपीलें भी आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जो है वो एक्स सर्विसमैन की एक सोसाइटी है, उन्हें इकट्ठा करके PTI के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो रिटायर फ़ौजी अफसरान आज़ाद हैं वो ये बार बार कहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत बंद करे। ये बात तो कायदे आज़म ने भी कही थी, कायदे आज़म की बात नहीं मानी तो किसी और की क्या मानी जाएगी।
अब नाज़रीन आखिरी खबर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जरा स्टेटमेंट सुने आप। वो कह रहे हैं शुक्र करें फ़ौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है, वरना इससे बहुत कम गुनाह पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। यानी फ़ौज के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम कि यानी कोई कुछ करता भी नहीं और उनके बच्चे गायब कर दिए जाते हैं और माएँ फिर अपने बच्चे ढूंढती हैं। वो कह रहे हैं शुक्र करें कि फ़ौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वरना वो जबरी तौर पे लापता भी कर सकती है। ये क्लैरिटी है ना कि माएँ अपने बच्चे ढूंढती रही हैं, या तो जबरी तौर पे लापता कर देंगे या मार के लाश छुपा देंगे। तो फ़ौज के ऊपर इतना घिनौना और घटिया इल्ज़ाम किसने लगाया? मुस्तफ़ा कमाल ने लगाया। कमाल नहीं कर दिया। अच्छा, वो अगर अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि बोरी बंद लाशें, ये भत्ताखोरी, ये जग्गा टैक्स, ये अगवा बराए तावान और चाइना कटिंग, ये वाकई बहुत छोटे छोटे जराइम थे। इंसाफ मांगना, रूल ऑफ लॉ मांगना, मैंडेट का एहतराम मांगना, आज़ाद अदलिया मांगना, आइन का एहतराम मांगना, ये बड़े जराइम है मेरे ख्याल में। जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं इस एतबार से तो फिर ये छोटे जराइम जो हैं वो यही वाले हैं कि कोई बोरी बंद लाश मिल जाए, कोई जो है वो भत्ताखोरी हो जाए, कोई जो जगह टैक्स किसी से ले लें, कोई चाइना कटिंग कर लें, कोई अगवा बराए तावान कर लें, कोई और गेम कर लें, कोई स्मगलिंग कर लें। ये छोटे छोटे जराइम है ना, बहुत छोटे छोटे जराइम। कत्ल कर दें किसी को, बार बार कत्लो गारतगिरी की जाए, छोटे छोटे टारगेट किलिंग, ये छोटे छोटे जराइम हैं। बड़े जराइम हैं कि आप इंसानी हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं, आज़ादी इज़हार राय मांगें, आप कानून का एहतराम मांगें और आप रूल ऑफ लॉ का आप मुतालबा कर दें। इतने बड़े बड़े जराइम हैं, आप अंदाज़ा करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।